हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैं हिंदी PYQs की सीरीज़ कहिए या क्लास कहिए करा रही थी, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं उसमें, छोटी छोटी क्लासें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और PYQs की प्रैक्टिस अब इस वक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे क्वेश्चन आते हैं और रिवीजन के पर्पज़ से, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में। तो ऑप्शन ए है भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। ऑप्शन बी है कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। ऑप्शन सी है अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। ऑप्शन डी है सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता, जो कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। ठीक है, तो कक्षा में सभी बच्चों को अपनी भाषा बोलने में अवसरों की उपलब्धता देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका डी नज़र आ रहा है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना। ऑप्शन सी है व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। ऑप्शन डी है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, जो कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी यही दे रखा है। अब अगर हम वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियां होती हैं उनको दूर करने का क्या उपाय किया जा सकता है, चलिए देखते हैं हम कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए छवि सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। ऑप्शन बी अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर। ऑप्शन सी सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। ऑप्शन डी अनुनासिक के नियम बताकर। तो यहाँ पे नियम ना बताकर होगा, ना सूची बताकर होगा, ना आदर्श उच्चारण प्राप्त करने से होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ भी दे रखा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो ऑप्शन ए है कि कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किया जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, क्या ऐसा है। ऑप्शन बी है परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, क्या ऐसा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है। ऑप्शन डी कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर पूछा गया है वो शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं, ये कहा गया है। तो कहा पूछा गया है कि सहमति कि आप इस कथन से क्या सहमति प्रकट करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो ये है कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। तो हिंदी पेडागोजी हो या पेडागोजी हो, तो पेडागोजी का मतलब ही है शिक्षार्थी को केंद्र में रखना। तो इसमें जो है शिक्षार्थी को पहले ही रखा जाता है, बाकी जो है सारी चीज़ें गौण है। तो यहाँ पे अगर जैसे विफलताओं की बात करें या असहमति प्रकट की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मरना है। तो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बच्चों को उनके
क्षमता के अनुसार अगर शिक्षा दिलाई जाए, है ना, उनकी क्षमता अनुसार, उनकी रुचि अनुसार, तो बच्चे जो है फेल होएंगे ही नहीं। और वो शिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वो रुचिपूर्वक ध्यान लगाकर सीख सके, है ना। तो कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो सी ही है सबसे अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो यहाँ बात हो रही है आपकी उच्च प्राथमिक स्तर की, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका मिश्रित, ऑप्शन ए है मिश्रित वाक्य संरचना, क्या ये होगा। ऑप्शन बी है विचारों की मौलिकता, क्या ये होगा। ऑप्शन सी वर्तनीगत शुद्धता, क्या ये होगा। या ऑप्शन डी होगा तत्सम शब्दावली। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सर्वाधिक महत्व होगा या किसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो हम महत्व देंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते, लेखन क्षमता की आकलन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मिश्रित वाक्य संरचना है ना, तो उस पर जो है सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा ताकि जो है अच्छा से लेखन क्षमता का आकलन किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन ए ही दे रखा है आंसर नंबर 5 का। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तब तक अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप कमेंट नहीं करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी, आपको और क्या आवश्यकता है, या किन चीज़ की आवश्यकता है, क्या कैसे आपको पढ़ना है, या आपको और कौन सी जानकारी चाहिए होती है। आप किसी भी तरह का कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हुआ करे तो आप जो है कमेंट ज़रूर किया करिए। और जो है थोड़ा सा उंगलियों को अपनी कष्ट दिया करिए। कमेंट करने से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं और उनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है और क्या चीज़ें सही हैं, है ना। तो आप प्लीज़ जो है कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके सामने है, वो कह रहा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं, क्या ये है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने कह रहा है कि बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए, क्या ऐसा है, नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है कि वह सीख जाएं। तो यहाँ पे जो आंसर है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। तो यहाँ पे सहमति की बात जैसे कि हो रही है, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत में, जो सबसे सही कथन है यहाँ पे कि एक कक्षा में जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। ये सच है कि हम कुछ जो सीखते हैं वो हमें अगली कक्षा में जो बुनियादी तौर पे है वो काम आता है, ठीक है। तो सबसे सही जो आंसर है इसका वो ए ही होगा, जो कि यहाँ भी दे रखा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है स्मरण शक्ति को संबद्ध करने वाले होने चाहिए। ऑप्शन बी पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। ऑप्शन सी है पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। ऑप्शन डी लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होना चाहिए। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। तो पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपका आंसर नंबर सी ही दिया गया है। आइए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो संदर्भ के अनुसार शब्दों के लिए उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। तो यहाँ पे सर्वाधिक कारगर तरीका पूछा गया हो, किस संदर्भ में पूछा गया है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के लिए उपयुक्त चयन संबंधी, है ना, त्रुटियों को रोकने के लिए। तो ऑप्शन ए है कि विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। ऑप्शन बी है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। ऑप्शन सी व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, क्या ऐसा है। ऑप्शन सी है विविध शब्दों की सूची याद कराना। तो यहाँ पे जो आंसर है आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या सही होना चाहिए। तो आप बताइए कि इसके अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो जैसे कि सर्वाधिक कारगर तरीका पूछा गया है, जो कि
त्रुटियों को दूर करना है। संदर्भ के अनुसार शब्दों के लिए उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को है ना दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है कि विविध शब्दों का वाक्य में प्रयोग कराना। तो विविध शब्दों विविध शब्द जब वाक्य में प्रयोग करे जाएंगे तो वहाँ पे त्रुटियों को कम करने के लिए जो है वो हेल्प या कारगर तरीका उसका हो सकेगा ना, उसकी जो है मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जो आंसर था वो आंसर नंबर बी है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे भी आंसर बी दे रखा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं, इसका कारण हो सकता है। तो जो क्वेश्चन 9 आपका पूछ रहा है कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, क्या ये हो सकता है। या ऑप्शन बी है उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है। या उसकी ऑप्शन सी कह रहा है कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। तो ऑप्शन डी है कल्पनाशीलता से गुण का अभाव है। तो जैसे कि विचार को यहाँ पे केंद्र माना जा रहा है, तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि मतलब जो क्वेश्चन उसको याद होते हैं वही वो लिख रही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा अप्रोप्रिएट होगा उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है ना। तो कोई भी बालक अगर उसमें कल्पनाशीलता का अभाव होगा, वैसे तो जो प्राइमरी शिक्षा है वो हमारी रटंत प्रणाली है, कहने का मतलब ये है कि है तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि बच्चों को चीज़ें रटवा दी जाए है ना, किसी तरह क्लास में पास करने के लिए या क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है या शिक्षण विधि है हम कहें तो। लेकिन जैसे कि बच्चों को करके सिखाने की बात होती है बात बात पर, तो यहाँ पे करके सीखने से क्या होता है कि बच्चे जो है बच्चों का शारीरिक और मानसिक और जो है तार्किक है ना, जो काल्पनिक जो विकास है वो होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा रटी रटाई चीज़ों को इसीलिए लर्न करके लिखेगा कि उसमें कल्पनाशीलता का अभाव पाया जाएगा। मतलब वो किसी क्वेश्चन का काल्पनिक तरीके से सोच नहीं पाएगा और जो है उसका आंसर वो नहीं दे पाएगा है ना। तो उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव पाया जाएगा। खैर ऐसा है भी नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो प्राइमरी लेवल पे और रटंत प्रणाली पे बेस्ड होती है। तो बच्चों को रटवा ही दिया जाता है। तो जो पाठ्य पुस्तक में होता है वो बच्चों को कई बार बिना समझे रटवा के और जो है परीक्षा में बैठने के लिए या आंसर देने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। खैर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। ऑप्शन बी जिनकी मातृभाषा सरल है। ऑप्शन सी है जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। ऑप्शन डी है जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो हिंदी भाषा सीखने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, उन्हें हिंदी सीखने की में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, वही चले हम अगर क्वेश्चन 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 आपका कह रहा है कि बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है या पूछ रहा है कि भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से है ना। तो सर्वाधिक उपयोगी जो है वो आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए जंगल धरती, क्या ये रहेगा। ऑप्शन बी नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। ऑप्शन सी है नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए तितली चूहा। ऑप्शन डी है फेरी वालों की बात सुनिए और किसी एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्वाधिक उपयोगी यहाँ पे कौन हो सकता है। यहाँ पे जो सर्वाधिक उपयोगी है जो कि भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक जो ऑप्शन होगा वो आपका जैसे कि समझ में आ ही गया होगा आपको अब तक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा कि फेरी वाले की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाषा का आकलन हो पाएगा कि बच्चा जो है
चीज़ें समझ पा रहा है या बोल पा रहा, दोहरा पा रहा कि नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। वही अगर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो भाषाई कुशलताएं। तो यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का कि सभी भाषाएं कुशलताएं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है एक दूसरे से संबंध है, कैसा। ऑप्शन बी एक दूसरे से बढ़कर है। ऑप्शन सी एक दूसरे से अलग हैं या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो सभी भाषाएं कुशलताएं हैं, जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके सामने ये कि सभी एक दूसरे से संबंध है, मतलब सभी भाषाई कुशलताएं जो हैं वो एक दूसरे से संबंध है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ए होगा, ठीक है। सभी एक दूसरे से जो है संबंधित हैं कुशलताओं से, भाषाई कुशलताओं से ना। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वो ए ही दे रखा है, ठीक है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कह रहा है कि भाषा का प्रमुख प्रकार है। तो भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लेखन क्षमता, ऑप्शन बी प्रतिवेदन लेखन, या ऑप्शन सी है भाषण देना, या ऑप्शन डी है संप्रेषण करना। तो भाषा जो है वो भाषा का प्रमुख प्रकार क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बात संप्रेषण की बात हो रही है कि बातचीत करने से जो है वो भाषा जो है भाषा का प्रमुख प्रकार है, मतलब संप्रेषण करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी यही दे रखा है कि ऑप्शन डी होगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताइए, क्या ये होगा। ऑप्शन बी है पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। ऑप्शन सी है पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं, या ऑप्शन डी है पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। तो यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कि पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है, तो सीख के बारे में क्या बताना सही रहता है, नहीं, वो तो बाद में बताया जाता है। पाठ के मूल भाव पर बातचीत करना सही रहता है, कह सकते हैं। पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट लिख कर उनका अर्थ बताए, कह सकते हैं। पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कि पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, है ना। पाठ को आरंभ करने से पहले क्या होता है कि हम मतलब कुछ ऐसे बच्चों से क्वेश्चन करते हैं या ऐसी मतलब सवाल करते हैं कि बच्चे जो अपने आसपास या अपने जीवन में जीते हैं उसी से संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं, और वो पाठ से मिलता जुलता होता है, ताकि हम उन्हें उससे मूल भाव समझा सके कि इसके अंतर्गत ये है और इसे हम पढ़ने वाले हैं, या ऐसी ही चीज़ से संबंधित हम चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका होगा वो बी होगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी ही दे रखा है। वही अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कह रहा है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। माफ़ करिएगा, मेरा गला 2 दिन से ख़राब है, क्योंकि मौसम बहुत ही, जैसे कि आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पे कल बहुत बादली थी, बारिश जैसा मौसम था और ठंडा भी हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा सर्द गर्म वाला मौसम चल रहा है, तो गले वाले का थोड़ा सा इशू रहता है। तो आप इसको इग्नोर करते हुए फिलहाल तो आप क्लास पे ध्यान दीजिएगा। ये सब तो चलता रहता है ना, प्राकृतिक देन है ये सब, और इससे आप बच नहीं सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे मातृभाषा शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसे वाक्य को दोहराएंगे। ऑप्शन बी उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा शब्दों का प्रयोग न करे, नहीं है तो बहुत ही रॉन्ग है। ऑप्शन सी उसे बताएंगे किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। ऑप्शन डी उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, नहीं। आंसर होगा वो सबसे सही जो आंसर अब तक लगा है वो लगा है आपका ऑप्शन ए, जो कि कह रहा है कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी दे रखा है जो कि, तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 की भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 कर रहा है कि भाषा की कक्षा में क्या जरूरी, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑप्शन बी है बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें।
ऑप्शन सी है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। ऑप्शन डी है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो अधिक से अधिक परीक्षाएं बच्चों की ली जाएं, क्या ये अप्रोप्रिएट है? तो भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, तो यह भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे के मानक भाषा में ही बातचीत की जाए। यहाँ जो आंसर है वो सबसे सही है, जो कि ये है आपका ऑप्शन सी कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। ना कि अगर किसी बालक की भाषा दूसरी है तो उसको हम पीछे छोड़ते हुए और बच्चों की जिनकी सेम मातृभाषा है या जो सेम भाषा है उनको आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। सबको समानता और सबको समान भाव से सिखाने की बात की गई है। तो जैसे कि हमारी NEP 2020 भी बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, बिना किसी भेदभाव की, चाहे वो भाषिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं चलेगा। सबको समान भाव से और उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, चलिए समझते हैं। ऑप्शन ए है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। ऑप्शन बी भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना। ऑप्शन सी है जो कि सभी साहित्य विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। ऑप्शन डी है भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पे जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं तो उसका आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा वो आपके सामने ये हो जाएगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है उसकी बात की जा रही है, वो पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। ए प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन बी संवाद अदायगी माफ़ करिएगा। ऑप्शन सी है परिचर्चा करना। ऑप्शन डी है घटना वर्णन करना। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा भी किया है कि प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये जो है पाठ्य पुस्तकों जैसे भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो है इतना प्रभावशाली नहीं है। बाकी आपका अगर हम बात करें संवाद अदायगी, परिचर्चा करना और घटना वर्णन करना, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो सबसे कम प्रभावशाली पूछा गया है तो प्रश्नों के उत्तर लिखना ये कम प्रभावशाली है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे भी देखिए आंसर आपका ए ही दे रखा है। वही अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की है। देखिए आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है इसी के नाम से प्रीति इनसाइट एकेडमी के नाम से, तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मैंने सारी क्लासेस वहाँ पे जो है आपको शेयर कर ली हैं, PDF भी शेयर किए हुए हैं और जो है आपकी हिंदी कक्षा भी मैं ही शेयर कर दूँगी। तो आप जो है अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं प्रीति इनसाइट एकेडमी के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हर व्यक्ति में को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ऑप्शन है कि बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन बी है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन सी है बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, तो इस वाक्य का जो चर्चा करने का उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य जो होगा आपका ऑप्शन ए बच्चों को संज्ञा का प्रयोग का ज्ञान कराना नहीं। ऑप्शन बी है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना नहीं। ऑप्शन सी है कि क्रिया का प्रयोग कराना नहीं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका होगा कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण सिखाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे लेखन क्षमता के विकास की बात की गई है।
तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है लेखन क्षमता का विकास करने में? तो ऑप्शन ए है सुंदर लेखन का अभ्यास, ऑप्शन बी मानक वर्तनी का प्रयोग, ऑप्शन सी है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या ऑप्शन डी है कि दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो जैसे कि यहाँ बात हो रही है लेखन क्षमता का विकास करने की, ठीक है, तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी वो आपकी होगी सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। मैंने सोचा कि चाहे आप इसे 2020 सीरीज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाती हूँ। मैं इसलिए लाती हूँ कि एक दिन में ऐसे एक बार में ही घोल के पी लेने से नहीं आएगा। आप छोटे छोटे ही सही है ना, थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये कोशिश रहेगी कि पेपर तक निरंतर जारी रखें हम। और सीटीपी की मैंने मैराथन अपलोड कर दी है, जो कि कंटेंट वाइज है। उसका पहला पार्ट मैंने पहले कराया हुआ था, वो भी पड़ी हुई है। अगर आप दोनों मैराथन देख लेंगे तो आपका सीटीपी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ जो NEP 2020 है, NCF है, RT है, ये सब मैंने डिटेल क्लासेस भी करा रखी हैं। तो मतलब जितनी करा पाई हूँ। तो आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो CDP की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर देख लीजिए। और मैराथन ज़रूर देखिएगा जिन्होंने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है या जिन्हें रिवाइज़ करना है, तो उनके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिस मत करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। बाय बाय।